हेलो दोस्तों, आफ्टरनून टी में आपका स्वागत है। मॉर्निंग टी को एंजॉय कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन आप 2022 के लगा चुके हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। दोपहर में हल्का सा आराम करने के बाद अपनी चाय पर हैं और चाय के साथ साथ आप 15 और क्वेश्चन 15 मोर क्वेश्चन आप 2022 नीट के सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक सवाल सॉल्व करके बताऊंगा, उसके साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और आप देखेंगे कि एक दिन में आप एंजॉय करते करते 2022 का पेपर ख़त्म कर देंगे और आपका कॉन्फिडेंस कई गुना आगे बढ़ चुका होगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम लोग मॉर्निंग टी में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 15 तक ख़त्म किए। अब आप आफ्टरनून में 16 to 30 तक ख़त्म करेंगे। आपका नंबर 16 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। आपके पास है द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद अगर है आपको तो आपका ऑप्शन 90 है। अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट को जानना है तो आपके पास कई फार्मूले हैं। एक आपके पास है डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल माइनस में, एक फार्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल आर। अब यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट है, यानी आपको ये भी पता है कि अगर मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल पे आप चलें, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करें, तो चूंकि पोटेंशियल सेम रहता है, यहाँ भी पोटेंशियल वी है, यहाँ पे भी पोटेंशियल वी है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करें तो डी की वैल्यू आपकी जीरो हो जाने वाली है, क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं होता इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो ये डी की वैल्यू या डेल वी की वैल्यू जीरो हो गई, बराबर ई डॉट डी आर यानी डेल आर। आपको पता है बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। माइनस को तो खत्म कर दिया गया है, यानी अगर दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा है तो ये हो जाएगा ई मॉड डेल आर एंड कॉस थीटा। और थीटा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके मोशन के बीच का एंगल, और ये बराबर जीरो है। इसका मतलब आपका कॉस थीटा बराबर जीरो है, यानी थीटा बराबर 90 है। यानी अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको हमेशा 90 पर कट करती है। एक तो तरीका ये है ध्यान रखने का। दूसरा तरीका ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो आपको वर्क डन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वर्क डन W इज इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा वी। और चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी V कांस्टेंट है, इसलिए डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और वर्क डन आपको करना नहीं पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लाइन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसके परपेंडिकुलर चलने में हमें काम नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, मान लीजिए फोर्स आपकी लग गई QE और डिस्प्लेसमेंट है ये, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 होने के कारण हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये हो गया कि जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस को 90 पे कट करती होगी। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आंसर है इसका थर्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। When two monochromatic light nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential become Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency. इसमें आपको आइंस्टीन का इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आपके पास ये फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल है और आपके पास इस पर एक फोटोन हिट करता है, एक फोटोन हिट करता है इस सरफेस के ऊपर जिसकी एनर्जी है h न्यू। तो फोटोन जब हिट करेगा तो यहाँ पर जो एनर्जी वेस्टिंग होगी वो उसको कहा जाता है वर्क फंक्शन, जो एनर्जी वेस्ट होगी। और जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी उसको कहा जाता है हाफ mv²। तो आपकी इक्वेशन बनती है h न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv²। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। इसी को
पोटेंशियल के टर्म में हम लोग रखते हैं E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। वर्क फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, वर्क फंक्शन को हम लोग H एंड न्यू नॉट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ न्यू नॉट उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है और H न्यू ये इनकमिंग फोटोन की एनर्जी है। तो ये इक्वेशन हमको यूज़ करनी है। अब आप दो इक्वेशन बना सकते हैं। आने वाली लाइट, पहले आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, तो आप इक्वेशन रख सकते हैं H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस E इंटू VS/2, क्योंकि आपको पहले में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है VS/2 रखा हुआ, ये पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी, आने वाली फोटोन की फ्रीक्वेंसी हो चुकी है आपकी ν/2, तो H ν/2 इज इक्वल टू, ये थ्रेशोल्ड कांस्टेंट रहेगी, अब प्लस E इंटू VS, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। आपसे पूछा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। A long solenoid of 1 mm has 100 ton per meter per mm. If 1 ampere current flow in the solenoid, the magnetic field strength at the center of the solenoid is. Solenoid आपको पता है एक पाइप के ऊपर वायर लपेटे रहते हैं और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/L, जहाँ N है नंबर ऑफ टर्न, ये नंबर ऑफ टर्न, L है सोलेनॉइड की लेंथ यानी ये, और म्यू नॉट आपको पता है कांस्टेंट है, और B आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। इसी की वैल्यू आपको पूछी गई है, तो आपने B निकाला यहाँ पर। B इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये आपकी म्यू नॉट की वैल्यू हो गई। N नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न आपको दिया है 100 टन, अपॉन लेंथ, लेंथ आपको दिया हुआ है 1 mm में, ध्यान रखिए 1 mm 100 टन है, तो यहाँ पर 10⁻³ मीटर रखा जाएगा। और I करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू आपकी 1 एम्पियर है, तो इससे B की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 पाई और ये कट जाएगा इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो पाई की वैल्यू 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻², ये आपका हो जाएगा लगभग 12.56 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। क्वेश्चन आसान है, फार्मूला अगर आपको याद है तो तुरंत उसको कर लेंगे। आगे चलते हैं। इन ए गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्सिस, इसमें आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है सोडियम, मास नंबर दिया हुआ है 22, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 11, चेंज हो रहा है ये एक्स में, और प्लस ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन का आपको पता है मास नंबर 0 और चार्ज होता है +1 यानी, और प्लस ये आपका फोटॉन है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर इसमें अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पर A कर दें और यहाँ पर B कर दें तो ऊपर की इक्वेशन बराबर होनी चाहिए और नीचे की इक्वेशन भी बराबर होनी चाहिए। तो ऊपर की इक्वेशन बराबर की हम लोग 22 इज इक्वल टू A प्लस 0, इसका मतलब A इज इक्वल टू 22, और नीचे की इक्वेशन बराबर की है 11 इज इक्वल टू B प्लस 1, तो B इज इक्वल टू 10। तो आपका A 22 आया, B 10 आया, ऑप्शन आपका हो जाएगा नियॉन। आगे बढ़ते हैं। बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ, दो स्टेटमेंट आपको इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। स्टेटमेंट में आप अच्छी तरह से जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन करेक्ट एक्सप्लेन करता है।
Biot-Savart law gives us expression for magnetic field strength of an infinitesimal current element ideal of a current carrying conductor only. Biot-Savart law is analogous to Coulomb inverse square law. चलिए दोनों को लिख लेते हैं पहले. Coulomb law क्या है? Coulomb law E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q बाई आर स्क्वायर और वेक्टर फॉर्म में आर यूनिट वेक्टर. ये तो आपका कूलम्स लॉ का है, यानी कूलॉम फील्ड है. और बायो-सेवर्ट क्या है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. ये आर यूनिट वेक्टर. अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां पर वेक्टर क्वांटिटी है आइडियल, यहां पर Q स्केलर क्वांटिटी है. इन्होंने क्या कहा है? बायो-सेवर्ट लॉ गिव अस एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटेसिमल करंट एलिमेंट. बायो-सेवर्ट लॉ कब इस्तेमाल होता है? जब आप एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और इससे r डिस्टेंस पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं करंट I के कारण या IDL के कारण, और इक्वेशन ये इस्तेमाल करते हैं. इसका मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट ये सही कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट लग रहा है इनका. सेकंड देखें, बायोट-सेवर्ट लॉ इट एनालॉगस टू कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ के एनालॉगस तो है, ये तो बात सही है इनकी. विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू फील्ड प्रोड्यूस बाय स्केलर प्रोडक्ट. इसको कह रहे हैं कि ये स्केलर के कारण आया हुआ फील्ड है, जबकि यहां पे आप क्वांटिटी कौन सी ले रहे हैं? आइडियल वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा. और यहां पर क्यू कैसे ले रहे हैं आप? स्केलर में. तो क्यू स्केलर में है जिसको ये वेक्टर बता रहे हैं, तो इसका मतलब इनका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया. सो आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी थर्ड ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration of a thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of disk about its diameter. आपके पास एक डिस्क है और इसको आप एक्सिस के अबाउट आप रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना चाहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना चाहते हैं, तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका mr²/2. जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल जाए तो उसको आप रख दीजिए mk² के बराबर, जहां k रेडियस ऑफ जायरेशन होता है. m से m कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू आ गया r/√2. ये या k1 कर सकते हैं इसको, यानी पहले वाले का. अब ये क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि उसी को अगर हम लोग डायमीटर के अबाउट ये x ले लें हम लोग, ये y ले लें, उसी को डायमीटर के अबाउट अगर हम लोग घुमाएं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ixx प्लस Iyy इज इक्वल टू Izz होता है. यानी जिस प्लेन में बॉडी रखी रहती है, x और y प्लेन में रखी रहती है, उन दोनों का सम उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के बराबर होता है. अब आपको पता है चूंकि सिमेट्री है, Ixx बराबर Iyy होगा ड्यू टू सिमेट्री. तो इसका मतलब Ixx बराबर Izz, जो कि आपको पता है mr²/2 है. तो Ixx कितना हो जाएगा? mr²/4. यानी डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो आया है आपका mr²/4. इसको जब आप mk² के फॉर्म में रखेंगे या mk2² के फॉर्म में रखेंगे तो m कैंसिल होगा और k आपका k2 आ जाएगा r/2. यानी अब रेडियस ऑफ जायरेशन आपका आया है r/2 और पहले आया था r/√2. तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा k1⁻k2 यानी r/√2 r/2. ये कैंसिल, यानी कि 2⁻² से 2⁻² आपका, या इस तरीके से इसको कर सकते हैं. 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, ये आपका आ जाएगा
1/√2 टू द रेस 1/2, 2√2 से दोनों को तरफ मल्टीप्लाई करिए तो 2√2 यहाँ पर भी, 2√2 यहाँ पर भी, ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा आपका 2 टू द रेस √2 या √2 टू द रेस 1। तो इसमें आपका ऑप्शन जो भी रहेगा वो आपका √2 टू द रेस 1 रहेगा। आप इसमें ऑप्शन मार सकते हैं सेकंड। आगे चलते हैं। द पीक वोल्टेज ऑफ AC इज इक्वल टू, आपको पता है कि AC हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइन या कोसाइन से। ये आपकी टॉप पीक वैल्यू होती है और VRMS इज इक्वल टू V पीक यानी पीक बाई √2 होती है। तो पीक वैल्यू V0 इज इक्वल टू हो जाएगी √2 इंटू VRMS। तो √2 टाइम्स RMS वैल्यू ऑफ द AC सोर्स, आपका आंसर थर्ड। द एनर्जी दैट विल आइडियली रेडिएटेड बाई 100 किलोवाट ट्रांसमीटर। 100 किलोवाट, वाट का मतलब क्या होता है? वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, यानी 100 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। यानी ये जो 100 किलोवाट का आपका ट्रांसमीटर है ये 10⁵ जूल इन 1 सेकेंड में दे रहा है। 1 सेकेंड में 10⁵ जूल यानी 10⁵ जूल ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है। और ये 1 घंटे में पूछे हैं तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 1 घंटे में सेकेंड होते हैं 3600। तो 1 सेकेंड में जब ये 10⁵ जूल रेडिएट कर रहा है तो 3600 सेकेंड में कितने होंगे? यानी 1 घंटे में कितना जो है एनर्जी रेडिएट होगी? 3600 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵। 3600 सेकेंड में निकालना है, 1 सेकेंड में 10⁵ जूल आपका आ रहा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 36 इंटू 10⁻7 यानी फर्स्ट ऑप्शन। ये आपका आएगा 36 इंटू 10⁻7 जूल। आगे बढ़ते हैं 24th पर। In young double slit experiment, student observe 8 fringe in a certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. ठीक है। If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringe he would observe in the same region of screen. ठीक है। आपका स्क्रीन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का आपका स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन है और इस स्क्रीन में आपने पहले 8 फ्रिंज देखी, 8 फ्रिंज इस पूरी यहाँ तक की स्क्रीन में आपने 8 फ्रिंज देखी। एक फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? d(λ/d) इंटू 8 फ्रिंज देखी है। एक फ्रिंज की चौड़ाई ये है, 8 फ्रिंज आपने देखी है। इसका मतलब कितनी दूरी तक आप देख रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक। अगर ये L है तो आपके L की वैल्यू आ गई, यानी L इज इक्वल टू हो गया आपका 8d(λ1/d)। इसको λ1 ले लेते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, आप 8 फ्रिंज देख रहे हैं, 8 फ्रिंज देख रहे हैं। एक एक फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो d(λ1/d) है। 8 फ्रिंज की चौड़ाई जितनी है उतनी आपकी स्क्रीन की चौड़ाई हो गई। तो L इज इक्वल टू 8d(λ1/d)। अच्छा, अब आपने क्या कर दिया? अब आपने लैम्डा को बदल दिया। अब लैम्डा को बदल दिया और मान लीजिए आप n फ्रिंज, इतनी ही दूरी में आप n फ्रिंज देख रहे हैं। नाउ n फ्रिंजेस आर ऑब्जर्वेबल। अब एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है? d(λ2/d) और n फ्रिंज आप देख रहे हैं तो ये भी बराबर L के ही होगा। यहां से यहां तक L के बराबर ही होगा। दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी d(λ2N/d) इज इक्वल टू 8d(λ1/d)। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और आपका आ गया n इज इक्वल टू 8 इंटू λ1/λ2।
यानी 8 इंटू लैम्डा 1 आपका था 6000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 1 है आपका 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये कैंसिल हुआ, यानी आपका आ जाएगा 12 फ्रिंजेस। तो ये आपका 24th क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं 25th पे। A square loop of side 1 meter and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. If plane of loop is perpendicular to the direction of magnetic field, magnetic flux through the loop. ये आपका स्क्वायर लूप है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, फाई इज इक्वल टू ए डॉट बी होता है। तो एरिया बी यानी एरिया मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉस थीटा। एरिया की वैल्यू उन्होंने दी हुई है क्योंकि 1 मीटर साइड है, 1 मीटर साइड है, तो ये एरिया की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है 0.5 टेस्ला एंड द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ लूप ध्यान रखिए, किसी भी लूप का जो डायरेक्शन होती है वो उसके परपेंडिकुलर खुद होती है। अगर ये आपका लूप है तो इसकी एरिया की डायरेक्शन ये होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी के परपेंडिकुलर बता रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन के परपेंडिकुलर बता रहे हैं, इसका मतलब वो एरिया वेक्टर के एंगल 0 पे है, इसका मतलब कॉस यहां पर 0 लगेगा। फिर से ध्यान दीजिए एंगल लेने का तरीका। मान लीजिए ये आपके पास ये प्लेन है, इस प्लेन का एरिया का जो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी ये एरिया की डायरेक्शन हुई। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो प्लेन है वो बी के परपेंडिकुलर है, यानी जो प्लेन है वो बी के परपेंडिकुलर है, यानी एरिया वेक्टर के ये पैरेलल है, यानी एंगल इज इक्वल टू थीटा जो होगा दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, वो 0 डिग्री माना जाएगा। तो यहाँ पे कॉस 0 रख दिया, आपके पास आ गया 0.5 वेबर। आंसर आपका हो गया सेकेंड। आगे चलते हैं 26 पे। Resistor of 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel to an electrical circuit. Then the ratio of thermal energy developed. अब आप देखें, अगर आप एक रेजिस्टेंस को जो 100 ओम का है और उसको दूसरे रेजिस्टेंस को जो कि 200 ओम का है पैरेलल जोड़ के किसी वोल्टेज V पे लगा देते हैं, तो इसका मतलब दोनों के पास वोल्टेज सेम हो गई। इसको भी वोल्टेज V मिल रही है, इसको भी V वोल्टेज मिल रही है, इसको भी वो भी वोल्टेज मिल रही है। तो इसमें पावर क्या निकालेंगे, V² बाई 100, और इसमें पावर क्या निकालेंगे, V² बाई 200। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा V² बाई 100 टू द रेस V² बाई 200। तो पावर का फार्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू V² बाई R है, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है इसलिए हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। अब रेशियो निकालते समय ये खत्म हो गया, दोनों तरफ 200 से गुणा कर दिया, 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टू द रेस 1। आपका ऑप्शन हो गया सेकेंड। आगे चलते हैं 27 पे। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ सेकेंड। आपको पता है गैलीलियो ऑड नंबर रूल कि अगर कोई बॉडी इनिशियल स्पीड 0 से गिराया जाए, इनिशियल स्पीड 0 से फ्री फॉल करवाया जाए, तो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड in equal interval of time is in 1 to the raise 3 to the raise 5 to the raise 7।
इस रेशियो में रहता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपने कोई बॉल को आपने फ्री फॉल करवाया है तो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में चले गए दूरियों का या चले गए डिस्टेंस का या फ्री फॉल का, जो जितना डिस्टेंस फ्री फॉल करेगी उसका जो रेशो है वो आपका आएगा 1⁻³ 2⁻5 2⁻7। ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है ये सेकंड हो। अगर आपसे कहा जाए कि फ्री फॉल बॉडी गिराई गई है, इनिशियल स्पीड u से 0 से गिराई गई है, तो पहले घंटे, दूसरे घंटे, तीसरे घंटे, या पहले मिनट में कितना दूरी तय करेगी, दूसरे मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तीसरे मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो चाहे मिनट हो, चाहे घंटे हो, चाहे दिन हो, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो उसके डिस्टेंस का या फ्री फॉलिंग डिस्टेंस का जो रेशो है 1357 में चलता है। ये गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था। यानी अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप पहले मिनट में, दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट में, चौथे मिनट में जितना डिस्टेंस फॉल करेगी उसका रेशो बताइए, तो भी आपका आंसर 1357 ही होगा। अगर वो ये कहता है कि पहले 5 मिनट में कितना चलेगी, दूसरे 5 मिनट में कितना गिरेगी, सेकंड 5 मिनट, इसका रेशो क्या होगा, थर्ड 5 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, तो भी आपका आंसर होगा 1⁻³ 2⁻5 2⁻7। तो इसको आपको याद रखना है, वही सबसे अच्छा आसान तरीका है। हाँ, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन पर। अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स 3 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान रखें, ग्रेविटेशनल में आप फार्मूला लगाते हैं F = m/a या फोर्स m, चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर g है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप फार्मूला लगाते हैं F = q/e। तो ध्यान रखें, जो चार्ज है वो मास के एनालोगस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ग्रेविटी के एनालोगस होता है, और फोर्स तो फोर्स है ही है। इन्होंने पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका मतलब इन्होंने फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, यानी इन्होंने ग्रेविटी पूछा है, जी पूछा है। तो जी = होगा आपका F/m। फोर्स आपने लगाया है 3 न्यूटन, मास है आपका 60 ग्राम, यानी 60 × 10⁻³ kg। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए इसमें 3/123/60, ये आपका आ जाना चाहिए 50 Nm/kg, यानी 50 Nm/kg। ये आपका आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं 29 पर। अ लाइट रे फॉल ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। लाइट है और वो किसी ग्लास पर μ √3 दे रखा है, यहां पर फॉल करती है। तो आपको पता है कि रेयर से डेंसर में अगर कोई रे जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, और रिफ्लेक्शन जो रे होगा वो रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे ही चली जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी और ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। अब आपको पता है कि एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट दे रखा है 60, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट = एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये भी एंगल 60 होगा। अब ये एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्नेल रूल लगाना पड़ेगा, यानी sin i / sin r = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। sin i यानी sin 60 / sin r = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो sin r आपका आ जाएगा 1/2, यानी r = आ जाएगा आपका 30, यानी ये एंगल आपका आ गया 30। तो अब देखें, यहां से ये 30,
ये एंगल 60 और 30 90 हो गया। तो ये एंगल भी ध्यान रखिए, वर्टिकल पूरा एंगल 180 होना चाहिए, ये एंगल 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 180 में 60 ये हो गया है, 30 ये हो गया है, बचा हुआ एंगल यानी 90 होना चाहिए। ये यही उन्होंने पूछा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या एंगल होगा, 90। दूसरा तरीका भी इसका है, वो ये है कि आपको पता है कि यहाँ पर ब्रीवेस्टर एंगल फॉलो हो रहा है, यानी कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू फॉलो हो रहा है, यानी ब्रीवेस्टर लॉ फॉलो हो रहा है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, यानी tan ऑफ थीटा यानी 60 ये बराबर √3 आएगा और यही बराबर म्यू के है। तो जब अगर ऐसा होता है यानी ब्रीवेस्टर लॉ फॉलो हो जाता है तो दोनों एंगल में, यानी कि रिफ्लेक्शन रे में और रिफ्रैक्शन रे में एंगल हमेशा 90 रहता है। कि अगर ब्रीवेस्टर लॉ फॉलो होगा तो रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे कट एट 90 डिग्री एंगल, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन 30 पे। 30 क्वेश्चन है, व्हेन लाइट प्रोपेगेट थ्रू ए मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर एंड रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट v इज गिवन बाय। ध्यान रखें लाइट की स्पीड वैक्यूम में कैसे दी जाती है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है c इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये c होता है। लेकिन अगर किसी मीडियम में आप चले जाएंगे तो मीडियम में आपको वेलोसिटी मिलेगी v इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्री स्पेस है क्योंकि वैक्यूम की आपने वैल्यू रखी है, यहाँ पे मटेरियल की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू v आ जाएगी √μ मटेरियल का यानी और एप्सिलॉन मटेरियल का। अब आप दोनों को डिवाइड करिए, आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो v/c इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/√μ एप्सिलॉन अपॉन 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर आपके पास आ जाएगा 1/√μ/μ0 एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/μr एप्सिलॉन r, यानी v/c इज इक्वल टू 1/μr एप्सिलॉन r, यानी v इज इक्वल टू c/√μr एप्सिलॉन r। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 4th। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि हम लोग आफ्टरनून टी ब्रेक के पास 30 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। इवनिंग यानी थर्ड पार्ट आप अगर देख लेंगे तो थर्ड पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन कवर होंगे, क्योंकि मॉर्निंग टी का टाइम आपका थोड़ा सा लंबा होता है। तो बचे हुए जो 20 क्वेश्चन हैं, क्योंकि 2022 में 50 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो बचे हुए 20 क्वेश्चंस जो हैं पार्ट थर्ड में ज़रूर देखिए, और एक दिन में आपका पूरा एक सेट 2022 का फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय करते रहिए फिजिक्स। थैंक यू।